आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेके चलूँगा केदारनाथ धाम, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि केदारनाथ धाम आने वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, घूमने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इस तरीके की तमाम जानकारी आपको मैं इस वीडियो पे दूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं केदारनाथ धाम की ओर। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके चल रहा हूं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में, जहां पीछे है बर्फ के पहाड़, बगल में बहती मंदाकिनी नदी और बीच में है बाबा केदारनाथ का पावन धाम, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, पंच केदार और 4 धाम में से एक है। तो चलिए मेरे यानी इस यात्रा के सूत्रधार दीपक झा के साथ घूमिए बाबा केदारनाथ धाम। बाबा केदारनाथ धाम जाने के लिए आप अपने शहर से बस और ट्रेन से बाय एयर आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप बाय एयर प्लान कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले देहरादून पहुंचना पड़ेगा। वहां से टैक्सी लेकर हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से आप बस, टैक्सी या अपने प्राइवेट गाड़ी से गुप्तकाशी, सिरसी, फाटा, सीतापुर होते हुए सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो आप हरिद्वार से निकलने के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए गुप्तकाशी, सिरसी, फाटा, सीतापुर और सोनप्रयाग में से कहीं पर भी ठहर सकते हैं। यहाँ आपको काफी गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। केदारनाथ धाम जाने के लिए बेस कैंप सोनप्रयाग है। यहाँ से आगे प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करके गौरी कुंड के लिए शेयरिंग में कैब करनी होती है। पीक सीजन में इसके लिए काफी लंबी लाइन होती है, लेकिन आज हमें भीड़ नहीं मिली। तकरीबन 15 मिनट में हम गौरीकुंड के लिए पहुंच गए, जिसके लिए 50 रुपए का भुगतान करना पड़ा। अब यहाँ से हमारे यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ कुछ ही दूर चलने पर आपको एक बूथ दिखेगा, जहाँ से घोड़े खच्चर के लिए आप पर्ची कटवा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर पिट्ठू, पालकी और हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं, जिसके बारे में वीडियो के लास्ट में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ से बाबा केदारनाथ का नाम लेकर हम यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर कुछ ही दूरी पर है गौरीकुंड। यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ का पानी इतना गर्म है कि इसे डायरेक्ट शरीर पर नहीं डाल सकते। कई लोग यहाँ से स्नान करने के बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। इस समय मैं पहुँच चुका हूँ गौरीकुंड, और भरोसा करना मुश्किल है कि बगल में ठंडा पानी और इस बगल में इतना गर्म पानी आता है। यहाँ पे लोग नहाते हैं, कई लोग छिड़कते हैं। मंदाकिनी नदी के बीच में ये गर्म पानी का कुंड थोड़ा आश्चर्य में डालता है। अब यहाँ से आगे बढ़ने पर काफी दुकानें देखने को मिली, जहाँ जरूरत के सामान जैसे गर्म कपड़े, दवाइयाँ और खाने पीने की चीजों की काफी दुकानें हैं। शुरुआती 1 किलोमीटर का रास्ता काफी संकरा है। उसी रास्ते में घोड़े पालकी वाले धक्का देते हुए हमसे आगे निकल रहे हैं, लेकिन आगे जाकर रास्ता थोड़ा ठीक हो जाता है। शुरुआती दौर में अभी करीब आधा घंटा मेरे को हो चुका है चलते हुए, और अभी तक का रास्ता ठीक है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। लेकिन बस एक ही जो कमी है वो ये कि यहाँ पे खच्चर, आदमी, पालकी सब एक ही रूट से चल रहे हैं। सफाई की जहाँ तक बात है तो दुनिया भर का गंद यहाँ पे आपको पड़ा हुआ मिलता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। चलते चलते कहीं से खच्चर आके धक्का दे रहे हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे रास्ता कठिन होता जाता है। उसी के साथ खाने पीने की चीजें भी महंगी होती जाती हैं। इससे बचने के लिए आप अपने साथ कुछ सामान कैरी कर सकते हैं, जैसे कुछ फ्रूट्स, मूंगफली, चने, बिस्किट, जिसका वजन भी कम हो और एनर्जी भी भरपूर दे। इस ट्रैक पर गौरीकुंड, जंगल चट्टी, भीमबली, छोटी लिंचोली, रामबाड़ा, बड़ी लिंचोली होते हुए आखिरी पड़ाव केदारनाथ का आता है। हम रुक रुक कर खाते पीते हुए यात्रा कर रहे हैं। पीनट्स खा रहा हूँ जो लेके आए थे, और वैसे खाते खाते
रुकते रुकते चलते चलते हम बाबा के दरबार तक पहुँचेंगे। जब भी आप ट्रैक करते हैं तो हमेशा अपनी चाल में चलें। अगर किसी की देखा देखी बहुत ही तेज या फिर धीरे चलते हैं तो आप जल्दी परेशान हो जाएं। ये है जंगल चट्टी, जो कि गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी तक किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। जो पीछे मेरे आप नज़ारा देख रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत ये नज़ारा है और शायद यही वो नज़ारे हैं जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और पूरे रास्ते जो है आज चलते हुए बिताते हैं। इतनी कठिनाइयों से चलने के बावजूद यही वो नज़ारे हैं जो सारी थकान को पल भर में ख़त्म कर देते हैं। जो छोटी छोटी खुशियाँ हमें मिल रही हैं, ये हमें दिल्ली जैसे शहरों में ना कभी देखने को मिल सकती हैं, ना ही मिलती हैं, और अगर मिलती है तो वो भी आर्टिफिशियल। ये जो कुदरती कहीं से कोई झरना बह रहा है, कहीं कुछ बह रहा है, ये सारी चीज़ें जो है हमें शायद ऐसे ही पहाड़ों पे आकर घूमकर और तरह तरह की चीज़ें देखकर ही हमें मिलती है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास किस तरीके का माहौल, ये ग्रीनरी। कल तक जो मैं शर्ट में घूम रहा था और आज जो है वुलन की ज़रूरत पड़ रही है। ये नज़ारा है, ये सिर्फ फ़र्क है कुछ घंटों की दूरी का। दिल्ली से करीबन 500 किलोमीटर दूर हम आए हैं और यहाँ पे नज़ारा जो है वो बिल्कुल ही बदला हुआ, बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये है छोटी लिंचोली। यहाँ से 2 रास्ते दिखते हैं। पूछने पर पता चला कि ये नीचे वाला रास्ता थोड़ा लंबा है और यहाँ से ज्यादातर घोड़े खच्चर वाले ही चलते हैं, इसलिए हम ऊपर के रास्ते से ही चल रहे हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ी तकलीफ भी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ के नज़ारे देखकर रास्ता आसान होता जा रहा है। देखो, जब थोड़ी सी चढ़ाई आती है सांस फूलने लग जाते हैं, उसके अलावा और तो बाकी सही है। 5 मिनट रुको, शरीर को रेस्ट दो और फिर आगे चलना शुरू कर दो। यही यहाँ पे लगभग हर उम्र, हर व्यक्ति का हाल लगभग कुछ इसी तरीके का है। ऊंचे पहाड़ के बीच में सूरज की किरणें, तो कहीं पर पानी के झरने देखकर जो खुशी मिल रही है उसका क्या ही कहना। यहाँ पर हर कुछ दूरी पर नज़ारे बदलते हुए दिखेंगे। ये वाला रास्ता काफ़ी सही था, चढ़ाई ना के बराबर, लेकिन मज़ा बिल्कुल, हर तरफ झरने, हर तरफ पहाड़, ये देख के तो मन जो खुश हो रहा है ना। मेरे अगल बगल में क्या माहौल है, इस तरीके से सभी लोग खुश हैं, सब अपने अपने माध्यम से अपने अपने तरीके से यहाँ तक पहुँच रहे हैं और लोगों की खुशी देखी तो ये जो आगे दिख रहा है ये रामबाड़ा है। यहाँ लोकल लोगों से बात करने पर पता चला कि यही वो जगह है जहाँ अभी भी 2013 की आपदा के अवशेषों को देखा जा सकता है और उस भयानक मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अभी भी ये कम खूबसूरत नहीं है। जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ से बस पानी की लहरें आती दिख रही हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो इसका भी अंत होता नहीं दिख रहा है। बेहद खूबसूरत दृश्य। यहाँ से आगे चलने पर रास्ता और कठिन होता जा रहा है। अब यहाँ से चढ़ाई बिल्कुल खड़ी सी लग रही है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि बीच रास्ते से भी केदारनाथ तक के लिए घोड़े खच्चर मिल जाते हैं। अगर आपने केदारनाथ धाम मिस किया तो अपने जिंदगी में बहुत कुछ मिस किया। जिंदगी में पैसा, मकान, परिवार सब कुछ मिलेगा, लेकिन बाबा दर्शन करने के बाद जो दुनिया दिखाई देगी ना आपको, वो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। एक एक्सपीरियंस जरूर करें आप। ये हमारे सारथी है, यही हमें यहाँ तक लेके आए हैं पूरी जोर हमारे, और ये हमारे बड़े भाई उसके बगल में, और एक हमारे बूढ़े बुजुर्ग अभी आ रहे होंगे, वो पीछे रह गए, वो कहीं आ रहे हैं। लेकिन देखो बाबा की कृपा देखो, वो बार बार घोड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं वो पैदल ही है। हर कोई घोड़े वाला उनको मना कर देता है, तो हर कोई घोड़ा वाला मना कर रहा है और इधर घोड़े वाला मुझे धक्का दे रहा है। और इस तरीके से गधे, घोड़े, खच्चर, इन सब के साथ आप ये रास्ता तय करते हैं। यहाँ पूरे रास्ते में हर थोड़ी दूर पर शौचालय मिल जाते हैं, जिनकी देखभाल GMVN करता है। इसके साथ ही जगह जगह पर मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध है।
आगे चलने पर मौसम एकदम से बदल गया है। काले काले बादल के साथ बारिश होने लगी है और इस वक्त मैंने ठहरना ही उचित समझा। करीबन 2 घंटे की लगातार बारिश के बाद अब हम आगे की चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। अब चढ़ाई के साथ सफोकेशन भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इतने नीचे बादल की विजिबिलिटी लगभग 0 या माइनस में है। यहाँ अपने आगे वाले को पहचानना भी मुश्किल हो गया है। अब रास्ता और भी ज्यादा खराब हो गया है। बारिश के कारण रास्ते में कीचड़ हो जाने से बहुत ही संभल कर चलना पड़ रहा है। यहाँ पूरे रास्ते में GMVM के स्टे ही हैं, जो कि जंगल चट्टी और बड़ी लिंचोली के पास है। इसके अलावा स्टे के लिए गेस्ट हाउस या टेंट केदारनाथ के आसपास ही है। ये है रुद्रा पॉइंट। घोड़े खच्चर से आने वालों के लिए यही आखिरी पड़ाव होता है। यहाँ से 2 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही करनी होती है, या फिर पिट्ठू की मदद से भी आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। मंदिर से करीबन 1.5 किलोमीटर पहले ही GMVM के टेंट हाउस मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन या यहाँ पहुंचकर भी करा सकते हैं। हमने यहाँ की बुकिंग ऑफलाइन ही कराई है, जिसके लिए 560 रुपए पर पर्सन देने पड़े, जिसके बदले एक गद्दा और एक स्लीपिंग बैग या ब्लैंकेट दिया जाता है। यहाँ आते आते रात हो गई और काफी थकान भी। रात का खाना खाने के बाद बैग कैंप में रखकर अब मैं यहाँ से चला केदारनाथ की ओर। जैसे जैसे आगे जा रहा था वैसे वैसे ही अंदर में एक उमंग बढ़ता जा रहा था। ये जो लाइट दिख रही है ना, यही है बाबा का मंदिर। और आखिरकार वो समय आ ही गया। ये है बाबा केदारनाथ का प्रांगण। बस मन कर रहा है कि निहारता ही जाओ। एक अलग ही सुकून मिल रहा है यहाँ पर। अब अगली सुबह बाबा के दर्शन के लिए आऊंगा। हर हर महादेव। अब मैं नहा धोकर तैयार हो गया हूँ बाबा के दर्शन के लिए। मौसम की अगर बात करें तो मौसम काफी अच्छा है। मौसम में मीठा मीठा ठंडापन है। ये सामने बर्फ के पहाड़ों की क्या ही चमक है। एकदम नया नजारा। ये है प्राकृतिक सौंदर्य। मुझ जैसे दिल्ली वाले के लिए ये नजारा देखना ऐसा है जैसे सारे दुख दर्द खत्म हो गए हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो आपको यहीं उतारा जाता है और यहीं से मंदिर के लिए आप जा सकते हैं। करीबन सुबह के 6 बजे हम लोग दर्शन के लिए लाइन में लगे और लगभग 3 घंटे के बाद हमें दर्शन हुए। यहाँ आपको जगह जगह पर प्रसाद मिल जाएंगे, जिसके रेट फिक्स हैं। आप इन्हीं दुकानों पर अपने बैग और जूते चप्पल उतारकर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण में घूम सकते हैं। ये है भीमशिला। कहा जाता है कि 2013 की आपदा में यही शिला यहाँ आकर रुक गई, जिससे पानी का बहाव 2 भागों में बंट गया, जिसके बाद से लोगों में इस शिला के लिए भी आस्था जग गई। इसके कुछ ही कदमों की दूरी पर है आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति, जिसे भूमि के अंदर बनाया गया है, जो कि यहाँ आकर्षण का केंद्र बन गया है। यही शंकराचार्य हैं जिन्होंने केदारनाथ मंदिर की खोज की थी। चारों ओर ये हसीन वादियों के बीच ये मंदिर क्या ही आंखों को सुख दे रहा है, क्या ही मन तृप्त हो रहा है। इसे शब्दों में बताना मेरे लिए थोड़ा असंभव है, लेकिन आप यहाँ आकर इसका अनुभव जरूर ले सकते हैं। अब अगर बात करें हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने की, तो इसके लिए आप एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या एक दिन पहले भी अपनी बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ 3 हेलीपैड हैं, गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा। और 10 से 15 मिनट में आप केदारनाथ पहुंच जाते हैं, जिसकी अपडेटेड रेट लिस्ट आप GMVM की साइट पर देख सकते हैं। घोड़े खच्चर के लिए आपको अलग अलग जगह से अलग अलग रेट चुकाने पड़ते हैं, जिसका रेट लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसी तरह पिट्ठू और पालकी के रेट सामान या व्यक्ति के भार के हिसाब से कम ज्यादा होते हैं। इस यात्रा के पहले कुछ दिन चलने की आदत जरूर बनाएं, जिससे चलने में दिक्कत ना हो। यहाँ जाने वक्त साथ में कैश जरूर रख लें, क्योंकि कई जगहों पर
नेटवर्क की काफ़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा जैसे पहले बताया है कि खाने पीने की कुछ चीज़ें अपने बैग में जरूर रख लें। और सबसे ज़रूरी बात, जहां तक संभव हो सके प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ताकि इस गंदगी में आपकी भागीदारी ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें, दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।